सिंगल डिस्प्लेसमेंट या एकल विस्थापन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में से एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व का परमाणु या समूह विस्थापित कर देता है। यानी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो आज के वीडियो में हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे कि किस तरह एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इसके अलावा अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी के रूप में भी व्यवस्थित करेंगे। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए कॉपर, मैग्नीशियम, लोहा और जिंक धातुओं के 4 छोटे छोटे टुकड़े और कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट के विलयन या घोल, प्रिंटेड पेपर और ट्रांसपेरेंट शीट या OHP शीट। इस प्रिंटेड पेपर को इस ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर इस तरह डाल देते हैं। अब इस टेबल में इस कॉपर की पंक्ति में कॉपर के टुकड़े, मैग्नीशियम की पंक्ति में मैग्नीशियम के टुकड़े, जिंक की पंक्ति में जिंक के टुकड़े और लोहे की पंक्ति में लोहे के टुकड़े रख लेते हैं। अब कॉपर सल्फेट लिखे कॉलम में कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट लिखे कॉलम में मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट लिखे कॉलम में जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट लिखे कॉलम में आयरन सल्फेट घोल की 2-2 बूंदें डाल लेते हैं। अब कुछ देर सभी खानों को ध्यान से देख लेते हैं। कुछ खानों में घोल या मेटल के टुकड़ों के रंग या दोनों के रंगों में कुछ बदलाव दिख रहा है, जबकि कुछ खानों में घोल के रंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सबसे पहले इस कॉपर सल्फेट वाले कॉलम में हो रही अभिक्रियाओं पर चर्चा कर लेते हैं। इस कॉपर धातु और कॉपर सल्फेट के घोल वाले खाने में कोई भी परिवर्तन दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर धातु कॉपर है और घोल में भी कॉपर धातु का ही लवण है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो रही है। अब इस खाने को देखें, यहाँ पर मैग्नीशियम धातु और कॉपर सल्फेट के घोल की तेजी से अभिक्रिया होती हुई दिख रही है और इस धातु के चारों ओर गहरे भूरे रंग का पाउडर इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है और बड़ी तेजी से बुलबुले बनते हुए भी दिख रहे हैं। गहरे भूरे रंग का पाउडर बनते हुए इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है और यह कॉपर धातु घोल में आने लगती है और धीरे धीरे मैग्नीशियम के ऊपर जमा होने लगती है। और ये तेजी से बनने वाले बुलबुले क्या हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस पानी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है और यही हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बुलबुलों के रूप में दिखाई दे रही है। अब जिंक की इस प्लेट को भी देख लेते हैं। इसके ऊपर गहरे रंग की परत चढ़ गई है। जब जिंक प्लेट के ऊपर कॉपर सल्फेट के घोल की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और यह कॉपर के परमाणु जिंक प्लेट के ऊपर परत बना लेते हैं और यहाँ पर भी लोहे की प्लेट के ऊपर कॉपर की भूरे रंग की परत चढ़ गई है और घोल का रंग हल्का हो गया है। लोहा और कॉपर सल्फेट के घोल के बीच की अभिक्रिया में लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है और यही कॉपर लोहे की प्लेट के ऊपर जमा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम, जिंक और लोहा तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अब मैग्नीशियम सल्फेट घोल वाले कॉलम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट घोल के कॉलम में किसी भी खाने में घोल के रंग या प्लेट के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है और घोल पहले की तरह ही रंगहीन है। इस मैग्नीशियम धातु और मैग्नीशियम सल्फेट के घोल वाले खाने में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर धातु मैग्नीशियम है और घोल भी मैग्नीशियम धातु का ही लवण है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस पानी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है और यही हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बुलबुलों के रूप में दिखाई दे रही है। और बाकी इन तीनों खानों पर भी कोई भी धातु मैग्नीशियम सल्फेट के घोल से मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के घोल और किसी भी धातु के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि लोहा, जिंक और कॉपर मैग्नीशियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील हैं और इसी कारण से ये धातुएं मैग्नीशियम को मैग्नीशियम सल्फेट के घोल या विलयन से विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अब बारी है इस जिंक सल्फेट के घोल वाले कॉलम की। जिंक सल्फेट के घोल के कॉलम में केवल मैग्नीशियम मेटल और जिंक सल्फेट वाले खाने में घोल का रंग ग्रे दिख रहा है, जबकि बाकी सभी खानों में घोल या मेटल के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है और ये रंगहीन हैं। यानी कि लोहा, मैग्नीशियम और कॉपर में से केवल मैग्नीशियम धातु ही जिंक सल्फेट के घोल से अभिक्रिया करती है और जिंक को
जिंक सल्फेट के घोल से विस्थापित कर देती है। इससे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम लोहा और कॉपर की तुलना में केवल मैग्नीशियम ही जिंक धातु से अधिक अभिक्रियाशील है, या हम कह सकते हैं कि लोहा और कॉपर जिंक धातु से कम अभिक्रियाशील है और इसी कारण से ये दोनों धातुएं जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से विस्थापित नहीं कर पा रही। अब हम आयरन सल्फेट वाले घोल के कॉलम की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर केवल मैग्नीशियम और जिंक वाले खानों के घोल का ही रंग बदला हुआ दिख रहा है। यहाँ पर केवल मैग्नीशियम और जिंक ही आयरन सल्फेट के घोल के साथ अभिक्रिया कर पाते हैं और घोल का रंग गहरा भूरा होने लगता है। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम और जिंक लोहे को उसके घोल से विस्थापित करने में सक्षम हैं, यानी कि मैग्नीशियम और जिंक लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। और यहाँ पर कॉपर आयरन सल्फेट के घोल से अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है, यानी कि कॉपर आयरन सल्फेट के घोल से आयरन या लोहे को विस्थापित नहीं कर पा रहा है, या हम कह सकते हैं कि कॉपर आयरन या लोहे से कम अभिक्रियाशील है। और इस अवलोकन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन चारों धातुओं में से मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जबकि कॉपर की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। यानी कि इन चारों धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम यह है। तो आज के प्रयोग में हमने देखा कि एक अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके विलयन या घोल में से विस्थापित कर देती है, और इस तरह की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब हम धातुओं को इनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम सक्रियता श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो उम्मीद है कि इस प्रयोग के माध्यम से आप एकल विस्थापन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया को आसानी से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।